हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं जय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए सीटेट, केवीएस, सुपर टेट, हर चीज़ में काम आने वाले एक और एसएसटी के चैप्टर में जिसका नाम है नगर प्रशासन। अब कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि हमारे सिलेबस में इस नाम का कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ, इसका कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन उनको थोड़ा ये समझना चाहिए कि एक सिलेबस जो बनता है उसमें कुल मिलाकर एक थीम दी जाती है, उसके अंदर फिर कई सारे टॉपिक होते हैं। अगर ऐसे 17-17, 18-18 चैप्टर का नाम लिखने लग जाएं तो वो सिलेबस ना रह के रामायण बन जाएगी। तो इस वजह से कोई ये ना सोचे कि हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ विश्वास रखें और पढ़ते हुए चलें। तो चलिए हम आज नगर प्रशासन को देखेंगे कि नगर प्रशासन के बारे में क्या क्या कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं यहाँ से कि एक जो शहर है उसे अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है और उसके बाद उस पार्षद को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि उसके जो एरिया है उसमें किस प्रकार से उन्नति हो रही है, किस प्रकार से विकास हो रहा है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। शहर मतलब पूरे नगर को प्रभावित करते हैं और उसके लिए जो निर्णय है वो सभी जो पार्षद होते हैं उनको मिलकर लेना पड़ता है। किसी एक पार्षद के द्वारा नहीं, पार्षदों की पूरी एक टीम होती है, समूह होता है, उसके द्वारा लिया जाता है, जिसको आप पार्षदों की एक समिति भी बोल सकते हो। इस तरीके से कुछ निर्णय लिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, जब कोई किसी एक वार्ड के अंदर अगर समस्या आती है तो लोग वहाँ के पार्षद को संपर्क करते हैं या उसे पकड़ते हैं कि भाई बताओ क्यों दिक्कत आ रही है, या फिर अगर कोई काम करवाना हो तो उसके पास जाते हैं। जहाँ पार्षदों की समितियाँ या पार्षद अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, वहीं उसको लागू करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का, उसे फोर्स में लाने का जो काम होता है वो आयुक्त करता है। आयुक्त मतलब कमिश्नर करता है, या और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि एक नगर है, नगर को वार्ड में डिवाइड किया गया है। वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद अपने एरिया के लिए जिम्मेदार है निर्णय लेने के लिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए। और डिसीजन लेने के बाद उसे लागू कौन करवाएगा? कमिश्नर करवाएगा, ठीक है, या आयुक्त करवाएगा। अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो किसी एक क्षेत्र को नहीं, पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, तो वहाँ के लिए पार्षदों की पूरी एक समिति बनाई जाती है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगर निगम की, कि नगर निगम जो होता है भाई उसके पास पैसा आता कहाँ से है। तो नगर निगम किसे कहते हैं? नगर निगम हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो उनके पास जो पैसा आता है वो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका कोई घर है, ठीक है। अगर आपका घर है तो आप उसका हाउस टैक्स देते हो। तो ये जो हाउस टैक्स है ये क्या है? एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स है। तो ये जो टैक्स होगा ये कहाँ जाएगा? ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएगा, नगर निगम के पास जाएगा। जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं सिर्फ वही ये टैक्स देते हैं, जो किराए पे रहते हैं उन्हें नहीं देना होता। इसके अलावा जिसके पास भाई जितना ज़्यादा बड़ा घर होगा उसे टैक्स उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। टैक्स असल में होता क्या है? टैक्स असल में एक ऐसी राशि होती है जो लोग सरकार के द्वारा अगर कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई गई है तो उसके बदले में सरकार को राशि देते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर आपके पास घर है, आपके पैसों का खरीदा हुआ, जिसे आपने कई सालों तक मेहनत करके खुद खरीदा है, उसको सरकार को जो टैक्स जाता है वो किस वजह से जा रहा है, इस पर विचार करके आप देखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है भाई, ये संपत्ति कर होता है और ये संपत्ति कर जो है कुल मिला के नगर निगम की आमदनी का 25 से 30% होता है। जैसे मान लो कि एक एमसीडी है, जैसे दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसको एमसीडी बोलते हैं। तो इसके पास मान लो 100% इनकम जो है, 100 रुपये मिलते हैं इसे एक साल में।
अब एक साल में जो उसे 100 रुपये मिले हैं उसमें से कुल मिला के 25 से 30 रुपये 25 से 30 रुपये सिर्फ हाउस टैक्स के मिले हैं इसे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स के मिले हैं इसे। तो ये एक छोटी राशि होती है या बड़ी राशि होती है वो आप सोच के चलो। इसके अलावा एक दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर हाउस टैक्स से सिर्फ 30% पैसा आया तो बाकी का 70% किससे आया है। चलो एक बार गिन के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कोई दुकान का या होटल का मालिक है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। क्यों टैक्स देना पड़ता है? क्योंकि वो उसे कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप उसमें कुछ भी सर्विस लेने जाते हो, खाना खाने जाते हो, तो आपको भी टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उससे खाना ले रहे हो। अच्छा, इसके अलावा जब आप किसी थिएटर में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, टिकट खरीदते हो, तो उस पर ध्यान से देखना, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है। ये तो हद हो गई। कैसे हद हो गई कि एक मूवी थिएटर है जिसने किसी को पैसे देकर मूवी खरीदी है और उस खरीदी हुई मूवी को वो आपको दिखाना चाहता है, आपको दिखा रहा है, आपसे बदले में पैसे ले रहा है, और आप जो उस मूवी को देखने गए हो वो टैक्स दे रहे हो सरकार को। तो फिर इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें सरकार ने कौन सी सुविधा दी है जिसके बदले में आप उसे टैक्स दे रहे हो। तो इस तरीके से अमीर लोग संपत्ति का कर देते हैं जिनके पास खुद का घर होता है, और जहां बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ऐसा है जिसके पास खुद का घर नहीं है, जो किराए पे रहते हैं और वो टैक्स नहीं देते हैं। वैसे इस बात से ऐसा लगा कि सरकार का मूड कुछ ऐसा है कि टैक्स तो उनसे भी लेना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता है। आगे देखते हैं। तो पार्षद ने जैसे मान लो कि कोई एक एरिया है, वहाँ कुछ लोगों को दिक्कत है, जैसे उनके घर में नहीं, उनके आसपास मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं रहती है, तो महिलाओं ने जो है इकट्ठा हुए वो और पार्षद के पास चले गए। अब जो पार्षद है वो उनको ये दिखाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और चलो चलते हैं कमिश्नर के पास, आयुक्त के पास। उसको बोलते हैं भाई हमारे एरिया में काम कराओ, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे या वहाँ शोर मचाएंगे, तो इस तरीके से काम हो जाएगा, या फिर अर्जी देकर आएंगे, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं भाई। तो कुल मिला के बात ये हुई कि काम करवाने के लिए आयुक्त और अपनी अर्जी सुनाने के लिए पार्षद के पास जाना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ किसकी? निजीकरण की। जैसे कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए, मतलब उसे डंप करने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रख लिए हैं। किस प्रकार से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं? जैसे मान लो, वैसे देखा जाए तो हर जगह यही हो रहा है। अगर आप स्कूल में जाओगे तो आपको गेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे या कॉन्ट्रैक्ट टीचर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो उसमें तो टीचर को रखते ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अगर आप किसी और जैसे मान लो कि बिजली विभाग में चले जाते हो तो उसके लिए भी बिजली का ठेका दे रखा है, जैसे इसको टाटा पावर डीडीएल को दे दिया या और किसी को दे दिया। तो ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज है जिनको ठेका दे रखा है, ठीक है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसे निजीकरण कहते हैं, इसे प्राइवेट करना कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनियां करती हैं। अब इसमें क्या रहता है? इसमें रहता ये है कि अब सारा जो दिक्कत टेंशन है वो प्राइवेट कंपनियों की हुई। उन्हें जहाँ से पैसा बचाना है बचाए, जहाँ लगाना है लगाए, जहाँ से निकालना है निकाले। लेकिन सरकार ने उन्हें अथॉरिटी दे दी है, परमिशन दे दी है कि भाई ठीक है, हमने आपको परमिशन दी है काम करने की, आप करो, बदले में हमें इतना % चाहिए और आप इतना % कमाओ। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम में लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने स्कूलों में काम कर रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उन्हें पता होगा उन्हें 2 जगह साइन करवाया जाता है। एक जो उन्हें सैलरी हैंडओवर की जाती है और दूसरी जगह जो सैलरी उन्हें आगे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दिखाई जाती है। जैसे मान लो कि एक टीचर है, उसकी प्राइवेट स्कूल में सैलरी है 15,000, लेकिन आगे दिखाई जाती है 25,000। तो इससे क्या होता है? इससे स्कूल अपने टैक्स देने से बच जाते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, उससे बच जाते हैं। तो आमदनी दिखाकर वो खर्चा ज़्यादा दिखा देते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं।
तो अब ये क्या है, इनकी नौकरियां जो हैं वो अस्थायी होती हैं, मतलब टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं होती। जैसे मान लो कि एक सरकारी कर्मचारी है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हेल्थ कवर देना पड़ेगा, ठीक है, उसे अलग अलग तरह का इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसे अलग अलग तरह के अलाउंस देने पड़ते हैं। अलाउंस का मतलब क्या होता है कि घर में रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे बोलते हैं, HRA जिसको हाउसिंग अलाउंस बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के खर्चे होते हैं जो देने पड़ते हैं। तो सरकार को वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बाद में फिर पेंशन देनी पड़ जाती है, तो वो भी मतलब पूरी ज़िंदगी का उसका खर्चा हो गया। उसकी बीवी को, बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ जाती है, एजुकेशन फैसिलिटी देनी पड़ जाती हैं, ये भी एक खर्चा हो गया। तो अगर यही काम सरकार अपने सिर से उतार के किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे तो इसमें से एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो सारा काम वो प्राइवेट कंपनी देखे कि वो अपने कर्मचारी से कैसे कराएगी, और सरकार को अपना काम पूरा मिलेगा और खर्चा हो जाएगा उनका कम। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को ठेका देकर उनसे काम करवाया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। अब यहाँ कुछ बात बताई गई है। 1994 में हुआ कुछ यूं कि सूरत जो एक शहर है उसमें भयंकर प्लेग फैला। प्लेग कैसी है भाई, एक बीमारी है, और उस समय पर सूरत जो है वो भारत के सबसे गंदे शहरों में आता था। लोग अपने घरों का कचरा, अपने होटल का कचरा सभी जो है पास की नालियों में और सड़कों पर यूं ही फेंक देते थे, और सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने आते नहीं थे, ना उन्हें ठिकाने लगाते थे, मतलब ना डंप करते थे ना उठाने आते थे, कुछ भी नहीं करते थे। नगर निगम अपना काम कर ही नहीं रहा था, ये मान के चलो आप। तो प्लेग क्या है, प्लेग एक हवा से फैलने वाली बीमारी है, और ये इतनी गंदी फैली कि वहाँ सभी लोगों को जो है भुगतना पड़ा, और कई लोगों को तो शहर ही छोड़ना पड़ गया, ज़्यादातर लोगों को शहर छोड़ना पड़ गया, और डर फैल गया वो अलग से। तो उसके बाद क्या हुआ, सफाई पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया, और आज की डेट में चंडीगढ़ जो शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा शहर का नाम आता है वो सूरत का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भुगत रखा है कि गंदगी फैलाने की वजह से अंजाम जो है वो क्या होते हैं। तो इससे पहले कि बाकी शहर भी भुगतें, सुधर जाओ और अपने शहर का ध्यान रखो। इसी के साथ भाई आपका सिविक्स का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये चैप्टर आपको काफ़ी समय के बाद मिला है, कई दिनों से मैं कोई भी क्लास अपलोड कर नहीं रहा था। आज से मैंने कोशिश की है कि मैं वापस से काम शुरू कर पाऊँ, और उसकी वजह से लाइव नहीं ले रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के लिए, प्रीमियर क्लास है। पर एक और काम की बात आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि आपके लिए ये मान के चलो कम से भी कम 150 टेस्ट जो हैं वो अपलोड किए गए हैं। कम से भी कम, अगर मैं ज़्यादा नहीं बताऊं तो 70 जो नोट्स हैं वो आपके लिए अपलोड किए गए हैं। बहुत सारी वीडियोस, करीब करीब शायद से 50 वीडियोस जो हैं वो लाइन में लगाकर कोर्स की आपको परोस दी गई हैं, आपके सामने रख दी गई हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कौन सी? अपनी शिक्षा सागर। शिक्षा सागर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर आप इसको सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसका सब्सक्रिप्शन जो है बहुत सस्ता है भाई, सिर्फ 151 रुपीज़ का है, और ये पूरे महीने के लिए है। जितने मर्जी टेस्ट इसमें अटैम्प्ट करो। 150 टेस्ट तो अब इसमें डाले हैं, इससे पहले भी इसमें बहुत सारे टेस्ट थे। 70 नोट्स इसमें अब डाले हैं, इससे पहले भी इसमें बहुत सारे नोट्स थे। 50 वीडियोज़ इसमें अब डाले हैं, इससे पहले भी इसमें बहुत सारी वीडियोज़ थी। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स डाले हैं, जैसे 10 किसी के, 10 किसी के, 10 किसी के, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डाली हुई हैं। जाओ जल्दी से देखो। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि कुछ नहीं जाना है 151 रुपीज़ में, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जानी है, तैयारी बहुत बढ़िया हो जानी है। तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए और घरों में रहिए।